नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीए के बारे में। फिर से एक बड़ा अपडेट आया है, तो इस अपडेट को आप लोग पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये बहुत बड़ा अपडेट है, कब से आपका भत्ता लागू हो जाएगा। ठीक है, 7th पे कमीशन अप्रैल से बदल जाएगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का फार्मूला। इस तरीके से कैलकुलेट होगा महंगाई भत्ता। तो ये फुल डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो पहले वीडियो बना था उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें पूरा विधिवत बताया गया है कि कैसे क्या होगा। बस आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी के पास शेयर करना है। जितने भी कर्मचारी आपके स्टाफ में होंगे और भी जानने वाले लोग होंगे, सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। पूरी जानकारी आपको इसमें हम देने वाले हैं, बिल्कुल फुल विधिवत विवरण पूरा इसमें आपको हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। भत्ता डीए हाइक न्यूज़। लेबर मिनिस्ट्री ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फार्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार पर 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-1965 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली। अब एक बार फिर से महंगाई भत्ते का पूरा जो बायोडाटा निकल के सामने आया है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं ये 4 ब्रेकिंग न्यूज़। न्यू दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा। इसमें 4% का इजाफा होगा। कुल महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, जो आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन नए तरीके या यूं कहें नए फार्मूले से होगी। इसके पीछे एक वजह है, दरअसल 50% महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद इसे 0 कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हुआ है कि इस बार भी डीए में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि अभी इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलनी है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए डीए का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अप्रैल से आपको बढ़े हुए डीए का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा। इस महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज़ ये डीए? डीए क्या है? केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कास्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता डीए मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारियों को उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दिया जाता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है। आधार वर्ष की नई सीरीज से कैलकुलेट होता है डीए। अब देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होता है। श्रम मंत्रालय ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फार्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार पर 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज जगह लेगी।
कैसे होता है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन, आप लोग समझ लेना दोस्तों। 7th पे कमीशन के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुना करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये DA 56,000 गुणे 46 और इसको भाग कर देंगे 100 से। महंगाई भत्ते का फीसदी बराबर पिछले 12 महीने का CPI औसत माइनस 115.76। अब जितना आएगा उसे 115.7 से भाग दिया जाएगा। जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दिया जाएगा। तो महंगाई भत्ता जो है आप लोगों का कैसे कैलकुलेट होता है यह आप लोग इसमें देख सकते हैं। इस हिसाब से अपना कैलकुलेट करके देख लीजिए आपकी कितनी सैलरी है और आपका कितना महंगाई भत्ता बनने वाला है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें सैलरी पर कितना मिलेगा। अब ये भी देख लीजिए आपकी सैलरी कितनी है और उसमें महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 25,000 का 46% होगा। 25,000 रुपये का 46% यानी कुल 11,500 रुपये होगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें उदाहरण दिया गया है, इसी हिसाब से जितनी आपकी सैलरी है उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। महंगाई भत्ते पर लगता है टैक्स। महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होगा। दोस्तों उस पर भी टैक्स लगता है। क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा? 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से सवाल किए कि 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित नहीं किए जाने की क्या वजह है, फाइलों में दर्ज की गई है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा, 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय केंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। 7वें वेतन आयोग के रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकेगा, लेकिन सरकार इसे लागू करने से बचती आई है। वित्त मंत्री से ये भी पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि सरकार वेतन आयोग के भार को वहन की हालत में नहीं है। क्यों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाली सरकार पिछले 30 सालों से महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कमर तोड़ महंगाई के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग कर रहे हैं। हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के लिए पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। जानिए पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का क्या मूड है। दोस्तों पुरानी पेंशन पर सरकार का क्या मूड है ये भी आप लोग देख लीजिए। जितने कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उन सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी समय से देश भर में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है। जब जब चुनावी सीजन करीब आता है इसकी मांग और तेज हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार जहां पुरानी पेंशन को लागू किए जाने के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है, वहीं
चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर लगातार सियासत करती आई हैं। आगामी चुनाव में कुछ पार्टी इसकी बहाली के मुद्दे को उठाकर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, पेंशन लागू होनी चाहिए दोस्तों। पुरानी पेंशन जो है इसमें गलत नहीं है कुछ बात। पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सकती है सरकार। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन को वापस ला सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सैलरीड और पेंशनर्स एक बड़ा वोटर वर्ग है। चुनाव को देखते हुए सरकार इन्हें लुभाने का प्रयास करती रहती है। कई राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग ही क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी मांग पर कोई हल निकालने की कोशिश करेगी? अगर देश भर में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी कर्मियों को कौन कौन से फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। जितनी भी जानकारी है पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, ठीक है, सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS क्या है? पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया था। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया है, जिसके बाद से इसको वापस लेने की मांग काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना के फायदे। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती है। OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। OPS बहाली पर सरकार ने फिर साफ किया अपना रुख। हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के इस मुद्दे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। RBI ने भी OPS को लेकर किया आगाह। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगाह किया है। RBI ने कहा कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफ़ी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार राज्यों के पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर जो हमने आपको पूरा विधिवत बताया है इस वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अब जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी के पास शेयर करें। जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन की भी इसमें खबर बताई गई है, तो आप लोग उन सभी के पास वीडियो को शेयर करें। जितने भी लोग हैं सभी के पास ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए दोस्तों। क्या खबर है उन सब तक पहुंचनी चाहिए। बस हमने अपना मान लो अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक जानकारी पहुंचा दी है, तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो जो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाया करेगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।